तीसरा दौर सन 1857 से 1880 तक। 1857 की पहली जंग आज़ादी का पस मंज़र और ब्रिटिश रेजिडेंसी पर बागियों का हमला। 1857 की इनकलाबी जद्दोजहद का पस मंज़र। इस शोहरा आफाक जद्दोजहद की इब्तिदा 23 जनवरी 1857 से हुई, जब कलकत्ता के सिपाहियों ने नए जारी किए गए कारतूस इस्तेमाल करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। ये खबर बख्तपुर छावनी पहुंची तो मंगल पांडे ने, जो एक ब्राह्मण सिपाही था, 2 अंग्रेज फौजी अफसरों को मार डाला, क्योंकि इन अफसरों ने मंगल पांडे को नए कारतूस इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था। इसी बिना पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। बात असल ये थी कि कंपनी सरकार ने अपनी फौजों के लिए 1857 में एक नई इनफील्ड राइफल इस्तेमाल करना शुरू की, और इस राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे उन पर सूअर और गाय की चर्बी लगाई जाती थी, और इन कारतूसों को राइफल में दागने से पहले चर्बी के कवर को दांतों से निकालना पड़ता था। इसीलिए हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। बगावत का ये शोला 5 मई को मीरठ की छावनी में पहुंचा, और फिर ये आग देखते ही देखते अवध, रोहिलखंड, बंदेलखंड, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, फैजाबाद, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों और दिल्ली वगैरह में फैल गई। लेकिन यह कहना दुरुस्त न होगा कि इतनी अजीम बगावत सिर्फ कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल किए जाने की बिना पर शुरू हुई। इस बगावत के पीछे सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम और 1757 की जंग प्लासी के बाद हिंदुस्तान में कंपनी सरकार के सियासी तौर पर इस्तेहकाम और अपने एक 100 साला दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में लूट खसूट और जबरो इस्तबदाद की जो माशी, सियासी, फौजी और मजहबी पॉलिसियां इख्तियार की, हिंदुस्तान की दस्तकार सनतों को तबाह किया गया, ताकि इंग्लिस्तान में सनती तरक्की की रफ्तार को तेज किया जाए। यहाँ के कदीम ज़रई निज़ाम में तब्दीली लाकर हिंदुस्तानी किसानों को कंगाल बना दिया और अपने खजानों को माला माल कर लिया। सन 1856 से 1847 डलहौजी की जागीरों और छोटी रियासतों के इंजमाम की पॉलिसी ने सैकड़ों जागीरदारों, रजवाड़ों और ताल्लुकदारों को बेसहारा कर दिया। इन जागीरों में मुलाजिम मौलवियों, मुल्लाओं और हजारों सिपाहियों को बेरोजगार बना दिया। अंग्रेज मशीनरियों के जरिए मसीही मजहब का बड़े पैमाने पर प्रचार शुरू कर दिया। 1850 की 21वें एक्ट की रूह से कंपनी सरकार ने इन हिंदुस्तानियों को, जिन्होंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था, उन्हें अपनी आबाई जायदाद की विरासत का हक दे दिया। इस तरह हिंदू और मुस्लिम मजहब के पैरुओं पर एक काली ज़र्ब लगाई, और कंपनी सरकार की फौजी छावनियों में काम करने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों को गोरे फौजियों के मुकाबले में कम तनख्वाहें और उनके साथ हकारत आमेज सलूक, ये वो असबाब थे जिसकी वजह से अंदर ही अंदर हिंदुस्तानी अवाम में कंपनी सरकार के खिलाफ बददिली, बेचैनी और नफरत के जज्बात भड़क रहे थे। और कारतूस की एक चिंगारी ने बगावत की इस आग को सारे हिंदुस्तान में फैला दिया, और हिंदुस्तानी समाज का कोई तबका ऐसा न था जो कंपनी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से किसी न किसी तरह मुतासिर न हुआ हो। इन अहम असबाब के अलावा 19वीं सदी की चौथी और 5वीं दिहाइयों में हिंदुस्तान और आसपास के इलाकों में अंग्रेज फौजों को पहली अफगान जंग 1837 से 1842, पंजाब की जंग 1848 से 1849 और क्रीमिया जंग 1855 से 1856 में अफसोसनाक शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज फौजों की इन नाकामियों ने हिंदुस्तानी अवाम में ये एतमाद पैदा किया कि एशियाई ममालिक की फौजें भी इस काबिल हो गई हैं कि वो अंग्रेज फौजों का कामयाबी से मुकाबला कर सकती हैं, और इसी बिना पर यह एहसास भी उजागर हुआ कि अब हिंदुस्तान में अंग्रेज हुक्मरानों के थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं कि इस अदीमुल मिसाल जद्दोजहद में जहां एक तरफ हिंदुस्तान के आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मराठा जनरल टांटिया टोपे और उनके साथी अजीमुल्ला खान और अवध की हजरत महल थीं, तो दूसरी तरफ हजारों फौजी, मजहबी पेशवा, वहाबी तहरीक के सरगर्म कारकुन, किसान और गरीब अवाम, हिंदू मुस्लिम सब ही शरीक थे। यहाँ एक काबिल गौर बात यह है
کہ اس بغاوت 1857 کے اہم مراکز دیسی ریاستیں اور ان کے صدر مقام رہے ہیں، اور ان بغاوتوں کے رہنماؤں میں ان ریاستوں کے کئی نوابوں، مہاراجوں اور مہارانیوں کے کئی نام گنوائے جا سکتے ہیں، جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ ہندوستان کی دور جدید کی تاریخ کا یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ابتدائی دور حکومت میں دیسی ریاستوں کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ انہیں اپنا ساجھیدار بنا کر اپنے معاشی اور سیاسی موقف کو مستحکم بنایا اور وسعت دی، عوام کو خوب لوٹا اور ان کی تحریکوں اور بغاوتوں کو بے دردی سے کچل دیا۔ لیکن جب ان سامراجیوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ دیسی ریاستوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کہیں خود ان کے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو انہوں نے ان ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے ان میں پھوٹ ڈالنے اور آپس میں لڑانے کی پالیسی اختیار کی۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ لارڈ ڈلہوزی کے دور میں سن 1848 تا 1856 ایسا ضابطہ دی ڈاکٹرائن آف لیپس بنایا گیا، جس کی روح سے اگر کوئی بادشاہ یا راجہ لاولد مر جائے تو اس کی ریاست کو برطانوی ہند کے علاقے میں ضم کر دیا جاتا۔ راجہ کے متربع لڑکے کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور یہ ایک اتفاق کی بات تھی کہ ڈلہوزی کے دور میں ایسے کئی راجوں کا انتقال ہوا جن کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ چنانچہ مذکورہ بالا ضابطے کی روح سے جھانسی، ناگپور، ستارا، جے پور، سنبھل پور اور بھگت اڑیسہ کی ریاستوں کو انگریزوں نے ہڑپ کر لیا۔ پیشوا کے متربع لڑکے نانا صاحب کو وظیفے سے محروم کر دیا گیا، حالانکہ ہندو روایات کے مطابق متربع لیے ہوئے لڑکے کو تمام حقوق حاصل ہوتے تھے۔ اسی طرح کرناٹک کے نواب کے منتخبہ وارث کو بھی وظیفہ نہیں دیا گیا، اور 1856 میں اودھ کے بادشاہ واجد علی شاہ پر من گھڑت الزامات لگا کر علیحدہ کر دیا گیا اور ان کی سلطنت کو برطانوی ہند کے علاقے میں ضم کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ اس ضابطے کے خلاف سارے ہندوستان میں کمپنی سرکار کے خلاف غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، اور 1857 کی فوجی بغاوت کے فوری اسباب میں یہ بھی ایک اہم وجہ تھی۔